नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या एनडीए को झारखंड में 52 सीटें मिलेंगी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहला फेज 43 सीटों पर 13 नवंबर को संपन्न हो चुका है और दूसरा फेज होगा 20 नवंबर को 38 सीटों पर और परिणाम घोषित होगा 23 नवंबर को। और वाजिब है, झारखंड में कयासों के बाजार में मोल भाव चल रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। क्या एनडीए की सरकार की वापसी होगी? इसी संदर्भ में यह सवाल है कि क्या एनडीए झारखंड में 81 में से 52 सीटें जीत पाएंगी? और इस 52 का अब 52 ही क्यों, आधार है, रसनाल है और इसी रसनाल और आधार को हम आपसे साझा करेंगे। निश्चित रूप से यह एक हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर लिया गया यह नंबर है और इस नंबर को जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे 2019 विधानसभा चुनाव के परिणाम के नंबर को। 2019 में उस समय यूपीए, अब की बार इंडिया अलायंस या महागठबंधन, जो भी कहें, नाम बदलता रहता है इनका, सरकार है और यूपीए सरकार या महागठबंधन सरकार के लिए एनडीए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार को सत्ता से बाहर की जाए। लेकिन 2019 में यूपीए को, यानी यूपीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था। गठबंधन को, जेएमएम को नहीं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जेएमएम यूपीए गठबंधन का एक अंग है जिसे 2019 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 16, आरजेडी को 1 और सीपीआईएमएल को भी 1। यानी यदि हम सबको जोड़ दें तो यह 48 बनता है और सत्ता के लिए झारखंड में चाहिए 81 का आधा से थोड़ा, यानी 42 सीट या 41 सीट। लेकिन इनको मिला 48, यानी सत्ता के आंकड़े को ये पार कर गए थे, मेजॉरिटी मार्क। दूसरी तरफ बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ी, कोई अलायंस नहीं किया और उसे 25 सीटें मिली और अन्य को, जैसे एजेएसयू को 2 सीटें, जेबीएम को 3 सीटें और एनसीपी को 1 और अन्य के खाते में 2, कुल जमा हुआ 81 सीट। यानी 2019 में यूपीए की सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह सरकार लगातार 5 वर्ष पूरा करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फरवरी में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और थोड़े दिन के लिए चंपई सोरेन, जो जेएमएम के सीवी सोरेन के बाद सबसे बड़े नेता रहे,
उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्हें हटा भी दिया गया। और अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल बुलंद आवाज में युद्ध छेड़ दिया है सोरेन परिवार और जेएमएम के खिलाफ कि किस तरह से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से अपमानित करके अमर्यादित तरीके से हटा दिया गया। और एक बात 2019 के आंकड़े में आपको मैं बताना चाहूंगा कि भले बीजेपी को 25 सीटें मिली, नंबर 2 पार्टी थी, 30 जेएमएम, लेकिन वोटों के मामले में बीजेपी सबसे ऊपर रही, यानी 33.8%, और दूसरे नंबर पर जेएमएम 19%। लेकिन यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड 2000 में बना और 2000 के बाद पहली बार 2005 में चुनाव हुए और उसके बाद 2005, 2009, 2014, 2019 और 24 हो रहा है। आज तक एक सरकार को छोड़ के, एक चीफ मिनिस्टर को छोड़ के कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर 5 साल का टर्म पूरा नहीं किया है, और वो है रघुवर दास बीजेपी के। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे, जो अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं। 5 साल सरकार चली, दूसरी कोई सरकार 5 साल टर्म एक चीफ मिनिस्टर ने पूरा नहीं किया। और नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 2005 से चुनाव हो रहे हैं, आज तक झारखंड में एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत कभी नहीं मिला। एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत कभी नहीं मिला, बल्कि यदि मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी को जितनी बार चुनाव हुई है आज तक, जैसे मैंने कहा 4 बार, 2019, 2014, 2009, 2005, ये 5वीं बार चुनाव है। ये पिछले 4 चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट पाने वाली पार्टी बीजेपी है, जिन्हें 2014 में 37 सीटें मिली थी। स्पष्ट बहुमत की संख्या है झारखंड में 81 का आधा कर दीजिए, 41 सीटें चाहिए, जो आज तक किसी को नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि ये तो विधानसभा का है, अब विधानसभा में 2019 में बीजेपी की हार का मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, सबसे बड़ा कारण बाद में चुनावी गणित को देखने के बाद पता चला कि उन्होंने एजेएसयू से समझौता नहीं किया था। जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2019 में समझौता करती है और 14 में से 12 सीटें जीतती है। झारखंड में 14 सीट है लोकसभा के। और यदि 2019 के विधानसभा के रिजल्ट को देखें तो बीजेपी को 33.8% वोट था और एजेएसयू को 8.2, यानी यदि दोनों को जोड़ दें तो 42%। और यूपीए को कितना मिला था, सारा जोड़ के 35.9%। यानी सोचिए, निश्चित रूप से 6% वोट ज़्यादा मिलता एनडीए को यदि बीजेपी के साथ एजेएसयू होता। लेकिन क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, ये तो बीजेपी जानते हो। और यही कारण है कि अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे यूपीए का तो वही है गठबंधन, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एनडीए में बदलाव है। और इसका आधार है 2019 का चुनावी परिणाम विधानसभा का। ध्यान रखिएगा। और मैं बता रहा हूं
कि यदि 2019 के आंकड़े को आप देखिए, सुनिए आप, बीजेपी 33.8%, एजेएसयू महतो जी की पार्टी 8.2%, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पॉइंट यानी 0.7%, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 0.3%, और जेबीएम बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो मर्ज कर चुकी है एनडीए में, बीजेपी में, उनका 5.5%। यानी यदि आप चारों को जोड़ें, जानते हैं क्या बनता है कुल वोटों का प्रतिशत? 48.5%। और यदि ये सब साथ होते तो 2019 में आपको मैं क्या बताऊं, 12.6% का फर्क होता। और किसके पक्ष में? एनडीए के पक्ष में। और रघुवर दास, हालांकि वो स्वयं चुनाव हार गए थे, सरयू राय ने उनको चुनाव हरा दिया था, जो सरयू राय अब की बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो रघुवर दास तो नहीं बनते मुख्यमंत्री, लेकिन यदि ये गणित का हिसाब रखा गया होता तो एनडीए की दोबारा सरकार बनती, मुख्यमंत्री कोई और होता, जो नहीं हुआ। लेकिन उसका परिणाम यह है कि अब की बार ये चारों के चारों बीजेपी के साथ हैं। और देखिए साथ होने का परिणाम क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि लोकसभा का परिणाम देखिए। लोकसभा में अभी 2024 में चुनाव हुए, 14 सीट है झारखंड में, जैसे मैंने कहा आपको। बीजेपी को मिला 8 और एजेएसयू को मिला 1, यानी दोनों मिला के 9। जबकि 2019 में कितना मिला था? 11 मिला था बीजेपी को और 1 मिला था एजेएसयू को। और अब की बार उन्हें सिर्फ 9 सीट मिलता है, यानी 3 सीटों का नुकसान है। और यूपीए कहें, इंडिया गठबंधन कहें, उनके पक्ष में जाता है 5 सीट। 3 सीटों पे जेएमएम जीतती है, हेमंत सोरेन की पार्टी के कैंडिडेट, और 2 सीटों पे कांग्रेस। और यदि यहां भी आप वोटों का प्रतिशत देखें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। कितना वोट मिला लोकसभा चुनाव में बीजेपी को? 45.1%। और एजेएसयू को मिला 2.6%। जेएमएम को मिलता है 14.8%। कांग्रेस को मिलता है 19.5%। कहने का मतलब है कि सीट घटता है। हालांकि यदि 2019 से तुलना करें लोकसभा चुनाव का बीजेपी के लिए, तो आपको काफ़ी अंतर दिखेगा। क्योंकि 2019 में बीजेपी को मिला था 11 सीट और एजेएसयू को मिला था 1, यानी 12। 2019 लोकसभा चुनाव में अब वोट प्रतिशत तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बीजेपी ने। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था झारखंड में 51.6%। भारत में 6 राज्य ऐसे थे, 10 राज्य ऐसे थे जहां पर 50% से ज्यादा वोट मिला था बीजेपी को, उसमें झारखंड भी था। और यदि इसमें एजेएसयू को जोड़ दें 4.4%, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि 56% वोट 2024 में घटा। लेकिन फिर भी बीजेपी या एनडीए को 9 सीटें मिली, 5 सीटें गई इंडिया अलायंस के खाते में। तो कहने का मतलब है कि जब से झारखंड में बीजेपी का रहा है हमेशा से, और इसके लिए बाबूलाल मरांडी जैसे नेता को धन्यवाद देना पड़ेगा। मुझे आज भी इसका सवाल का जवाब नहीं मिला कि जब 2000 में उनको मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आखिर बीजेपी ने उनको हटाया क्यों? अर्जुन मुंडा को क्यों बनाया गया? क्यों आज भी आप बाबूलाल मरांडी के बारे में झारखंड में बात करेंगे तो लोग उनके बारे में एक अलग अंदाज में बात करेंगे, उनकी ईमानदारी का, उनके इंटीग्रिटी का, उनके कमिटमेंट का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बहुत सारे बीजेपी नेता वापस आए बीजेपी में।
जिसमें बाबूलाल मरांडी भी है। इसलिए अब की बार बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन बाबूलाल मरांडी आज भी झारखंड में मैं समझता हूं कि एक ईमानदार नेता का उनका एक छवि है, जिस पर कोई न दाग है और न कोई लांछना है। अब सवाल उठता है, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, अब हम आते हैं कि 52 सीट कैसे आएगा, वो सुनिए और आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि वो 52 सीट कैसे आएगा, कहां से आएगा, वो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं बताता हूं। देखिए लोकसभा चुनाव में जैसे मैंने बताया आपको कि बीजेपी को मिला 8 सीट और एजेएसयू को 1 यानी 9 सीट। यदि 81 विधानसभा सीटों को 2024 के लोकसभा रिजल्ट के आधार पर लीड देखें तो बनता है बीजेपी का लीड 52 सीटों पे, यानी 81 सीटों में 52 सीटों पर बीजेपी लीड कर, यानी एनडीए, माफ करेंगे, एनडीए लीड कर रही है झारखंड में। कितने सीटों पर? 52 सीटों पे एनडीए। दूसरी तरफ यूपीए या इंडिया अलायंस, जो भी कह ले, सरकार है उनकी, लेकिन 5 सीट भले हो लोकसभा का जीते, लेकिन वो लीड कर रहे हैं सिर्फ 29 सीटों पे। 29। और ध्यान रखिए कि 2019 में उनके गठबंधन को मिलता है 48 सीट। 48 से घट के लीड हो जाता है 29 पे। और वोटों का प्रतिशत भी, जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से 2014 है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बीजेपी नंबर 1 पार्टी रही है। और जैसा मैंने कहा यह बात भी कि 2019 में एनडीए की हार का कारण विपक्ष नहीं, स्वयं एनडीए था, और उसका उत्तर एनडीए के पास होगा। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी को लोकसभा रिजल्ट के आधार पर विधानसभा में 52 सीटों पे लीड मिलता है और इंडिया अलायंस को 29 सीट पे। अब ये आप जानना चाहेंगे कि झारखंड में यदि बीजेपी का लोकसभा की तरह ही परिणाम हो तो निश्चित रूप से बीजेपी 52 सीट पाएगी और इंडिया अलायंस को 29 सीटें मिलेगा। और इसका कारण यह है कि वोटों का प्रतिशत नंबर 1, नंबर 1 है, चाहे वो पिछले विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सब में आप देखेंगे बीजेपी वोटों के मामले में बहुत आगे है। यानी बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलायंस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ उलटफेर होता है। नंबर 2, हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जिसको नकारा नहीं जा सकता। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, चंपई सोरेन को, संथाली नेता को, एक सीनियर नेता को जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाया, कोल्हान के इलाके में जहां पर 14 विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे, बल्कि वहीं से आते हैं चंपई सोरेन, कोल्हान का टाइगर कहा जाता है उन्हें, वहां पर अब की बार हेमंत सोरेन पटकनी खाएंगे। दूसरा, संथाल परगना,
जहां पर संथाली आबादी है भारी संख्या में, चाहे कोल्हान हो, वहां भी इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि आंकड़ों के आधार पर, हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि बीजेपी को झारखंड में 52 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी माने, माफ करेंगे, एनडीए को। यानी हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि एनडीए 52 सीट पा सकती है। और निश्चित रूप से यदि 52 सीट इधर है तो दूसरे पक्ष में 29 सीट जाने की संभावना बनती है। और यह आंकड़ा और यह आकलन और यह अनुमान हिस्टोरिकल डेटा पर आधारित है। होगा क्या, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा 23 नवंबर का कि एनडीए को 52 सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। चलिए करते इंतजार। आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें, जिसका हम हमेशा इंतजार करते हैं। एक बात और, मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं आपसे अपनी बात साझा कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।